नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प कानूनी सवाल पर बात कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या सट्टेबाजी के सौदे मतलब वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, इनके लिए अगर कोई पार्टनरशिप बनाई जाए तो क्या वो गैर कानूनी होगी? सुनने में शायद लगे हाँ भाई सट्टेबाजी है तो गैर कानूनी ही होगी, पर मामला इतना सीधा है नहीं। और ये सवाल 1959 में भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। केस का नाम था घेरूलाल परहग बनाम महादेवोदास माया। हमारे पास जाहिर है स्रोत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का वो डिटेल्ड फैसला है, और आज हमारा मकसद है इसी फैसले की रोशनी में ये समझना कि अपना भारतीय अनुबंध कानून शून्य यानी वॉइड और अवैध यानी इलीगल, इन दोनों में कैसे फर्क करता है, खासकर जब साझेदारी और सट्टेबाजी जैसे मामले हों। तो चलिए इस केस की कहानी में थोड़ा उतरते हैं। हुआ ये था कि दो लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप की। किस लिए? सट्टेबाजी के सौदे करने के लिए। सोचा था मुनाफा होगा, पर हो गया नुकसान। अब एक पार्टनर ने दूसरे से कहा कि भाई नुकसान हुआ है, अपना हिस्सा भरो। हाँ, और दूसरे पार्टनर ने साफ मना कर दिया। बिल्कुल। उनका कहना था कि ये पार्टनरशिप ही गैर कानूनी है क्योंकि इसका मकसद सट्टेबाजी था, जो खुद ही ठीक नहीं है। सही। और यहीं से मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब मुख्य सवाल ये बन गया कि क्या ऐसी पार्टनरशिप भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 23 सेक्शन 23 उसके तहत गैर कानूनी है। ये धारा क्या कहती है कि कोई भी समझौता जिसका उद्देश्य कानून द्वारा मना हो, निषिद्ध हो, या जिसे अदालत अनैतिक माने या लोक नीति के विरुद्ध, वो गैर कानूनी होता है। हाँ, और जो दूसरा पार्टनर था बचाव पक्ष, उनका तर्क यही था कि देखिए सेक्शन 30 जो है वो सट्टेबाजी को शून्य मतलब वॉइड घोषित करता है। तो अगर कोई चीज शून्य है यानी कानून उसे लागू नहीं करा सकता, तो वो एक तरह से कानून द्वारा निषिद्ध भी हो गई और शायद लोकनीति के खिलाफ भी। तो इसलिए इससे जुड़ी पार्टनरशिप भी गैर कानूनी होनी चाहिए। ये तर्क सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है। लगता तो है बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना नहीं। कोर्ट ने यहाँ एक बहुत, आप कह सकते हैं, महत्वपूर्ण बारीक लाइन खींची। उन्होंने कहा कि देखिए, धारा 30 सट्टेबाजी के समझौतों को सिर्फ शून्य बनाती है, मतलब उन्हें कानूनन लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन वो धारा उन्हें अवैध या कानून द्वारा निषिद्ध नहीं कहती। अच्छा। हाँ, शून्य होना और अवैध होना ये दो अलग अलग बातें हैं। अरे, ये थोड़ा मतलब चौंकाने वाला है। तो आप कह रही हैं कि सिर्फ इसलिए कि कानून किसी चीज को एनफोर्स नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे गैर कानूनी या कहीं की अपराध मानता है। बिल्कुल सही। यही इस केस का सबसे बड़ा सबक है, सबसे अहम बात। कोर्ट ने समझाया कि कई चीजें शून्य हो सकती हैं, पर जरूरी नहीं कि वो अवैध भी हों। उन्होंने इंग्लैंड के कानून का उदाहरण भी दिया। वहां भी गेमिंग एक्ट 1845 ने सट्टेबाजी को शून्य बनाया था, पर अवैध नहीं। इसलिए सट्टेबाजी से जुड़े जो दूसरे समझौते थे, जैसे पार्टनरशिप हो गई या एजेंसी के एग्रीमेंट, वो वहां तब भी लागू करवाए जा सकते थे। अच्छा। हाँ, हालांकि बाद में 1892 में इंग्लैंड में एक और कानून आया जिसने ऐसे जुड़े हुए मतलब कोलैटरल समझौतों को भी शून्य कर दिया, पर भारत ने वैसा कोई कानून नहीं अपनाया। तो अपने भारतीय कानून के हिसाब से निचोड़ ये निकला कि सट्टेबाजी का जो मूल समझौता है वो तो शून्य है, आप उसे कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते। लेकिन अगर दो लोग उस शून्य समझौते को करने के लिए आपस में कोई और समझौता करते हैं, जैसे कि ये पार्टनरशिप, तो वो पार्टनरशिप अपने आप में गैर कानूनी नहीं होगी। क्या ये सही है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष यही था। उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप का उद्देश्य भले ही ऐसे सौदे करना है जो शून्य है, लेकिन खुद पार्टनरशिप का समझौता धारा 23 के तहत कानून द्वारा निषिद्ध नहीं माना गया और ना ही उसे लोक नीति के विरुद्ध माना गया। ये लोक नीति वाला तर्क क्यों खारिज हो? मतलब आमतौर पर तो वो लगता है कि भाई सट्टेबाजी समाज के लिए अच्छी चीज तो नहीं है, तो ये लोक नीति पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होनी चाहिए। हाँ, ये सवाल उठता है, पर कोर्ट इस मामले में बहुत सतर्क था। उन्होंने कहा कि लोक नीति का सिद्धांत जो है वो थोड़ा अनिश्चित है, वेग है, और अदालतों को इसके नाम पर कानून की नई सीमाएं बनाने से बचना चाहिए। जब तक कि विधायिका मतलब संसद या विधानसभा स्पष्ट रूप से किसी चीज को लोक नीति के विरुद्ध कहकर अवैध घोषित न कर दे, अदालतें खुद से ऐसा नहीं कर सकती। कोर्ट ने ये भी देखा कि न भारत में न इंग्लैंड में अदालतों ने ऐतिहासिक रूप से सट्टेबाजी को लोक नीति के विरुद्ध मानकर अवैध नहीं ठहराया है। हाँ, उसे रेगुलेट करने के, नियंत्रित करने के कानून जरूर बने हैं। अच्छा, और क्या इसे अनैतिक, इमोरल
मानकर अवैध ठहराया जा सकता था। ये भी तो एक आधार है धारा 23 में। इस पर भी कोर्ट ने मना कर दिया। उनका कहना था कि कानूनी संदर्भ में अनैतिकता या इमोरैलिटी शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से यौन अनैतिकता जैसे मामलों के लिए होता आया है। इसे सट्टेबाजी जैसे वित्तीय लेन देन पर लागू करना ठीक नहीं होगा। कोर्ट का मानना था कि अगर विधायिका को लगता है कि सट्टेबाजी अनैतिक है और अवैध होनी चाहिए, तो उसे वैसा स्पष्ट कानून बनाना चाहिए। सिर्फ धारा 30 के तहत शून्य होने से कोई चीज अपने आप धारा 23 के तहत अवैध या अनैतिक नहीं बन जाती। तो ये घेरूलाल परख के समय भारतीय अनुबंध कानून की एक बहुत ही अहम बारीकी सिखाता है। खासतौर पर ये सेक्शन 23 और सेक्शन 30 के बीच का जो रिश्ता है उसे साफ करता है कि हर शून्य समझौता अवैध नहीं होता। ये एक बहुत महीन लेकिन महत्वपूर्ण कानूनी फर्क है। बिल्कुल। और ये हमें एक सोचने वाले बिंदु पे भी छोड़ देता है ना, कि अगर कानून किसी गतिविधि को जैसे सट्टेबाजी को स्पष्ट रूप से अवैध नहीं मानता और समाज या राज्य भी उसे कुछ हद तक सहन करते हैं या कहीं कहीं तो उससे रेवेन्यू भी कमाते हैं, जैसे घुड़दौड़ पर टैक्स वगैरह, तो फिर नैतिकता और कानूनी वैधता के बीच की जो धुंधली सी रेखा है वो हमारे व्यापारिक और व्यक्तिगत रिश्तों को कैसे प्रभावित करती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे आगे भी विचार किया जा सकता है।